हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोशन कुमार जायसवाल ई मैथ्स गुरु के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, अगर आप बीएससी एमएससी के स्टूडेंट्स हैं और मैथमेटिक्स से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं या फिर टीजीटी पीजीटी या जीआईसी लेक्चरर के लिए तैयारी आप मैथमेटिक्स से कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा बनने वाली वीडियोस के अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके पहले के वीडियो में आप लोगों ने डायरेक्ट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा। डायरेक्ट प्रोडक्ट में क्या एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट पढ़ा कि क्या उसका डेफिनेशन क्या होता है और कैसे एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट जो है वो एक ग्रुप का फॉर्मेशन करता है विथ रिस्पेक्ट टू दैट बाइनरी ऑपरेशन। अब उसी पे बेस्ड ये पहला थ्योरम हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। पहला थ्योरम क्या कह रहा है कि इफ G1 एंड G2 आर ग्रुप्स, दो ग्रुप्स है हमारे पास, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट हमको करना तो वैसे भी दो ग्रुप्स चाहिए। देन द सबसेट्स G1 क्रॉस सिंगल्टन E2 एंड सिंगल्टन E1 क्रॉस G2 ऑफ G1 क्रॉस G2, ये याद करिए क्या है, यही आपका एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट है। अब इसके ये दो सबसेट्स हैं, सबसेट्स बोल रहा है और कुछ भी नहीं बोल रहा है। प्रूफ क्या करना है हमको कि आर नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ G1 क्रॉस G2 मीन्स ये दो सब ग्रुप्स जो दो सबसेट्स है, ये दोनों सबसेट्स इस G1 क्रॉस G2 के नॉर्मल सब ग्रुप है। एंड दूसरी चीज, आइसोमॉर्फिक टू G1 एंड G2 रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली यहां पे लिखा है मीन्स पहला सबसेट पहले ग्रुप के आइसोमॉर्फिक है और दूसरा सबसेट दूसरे ग्रुप के आइसोमॉर्फिक है। ये चीज दिखनी है हमको। ये दो पार्ट में है थ्योरम, एक इसके लिए चलेगा और एक इसके लिए चलेगा। तो हम लोग कोई एक पार्ट देखेंगे और दूसरा पार्ट जो है वो आपके लिए रहेगा। आप करके देखिएगा, अगर हो जाएगा तब भी कमेंट में लिख के बताइएगा कि हाँ बहुत अच्छे से हो गया, और अगर नहीं हो पाता है तब भी लिखिएगा तो मैं दूसरा पार्ट के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। तो हम इसके लिए देखते हैं कि कैसे काम किया जा सकता है। तो प्रूफ करना है हमें, तो प्रूफ के लिए जो चीजें हमारे पास हैं पहले उसको देख लिया जाए। दो ग्रुप्स हैं तो लेट G1 एंड G2 बी टू ग्रुप्स। इसके बाद ये G1 क्रॉस G2 हमारे पास एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट है तो इसको भी दिखा दिया जाए। लेट G1 क्रॉस G2 बी एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ G1 बाय G2। इसके बाद ये दो सबसेट्स लेने को कहा गया है तो इनको भी दिखा दिया जाए। लेट G1 क्रॉस सिंगल्टन E2 एंड सिंगल्टन E1 क्रॉस G2 बी टू सबसेट्स ऑफ G1 क्रॉस G2। ये दो सबसेट्स हैं हमारे पास। तो हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ जो करना है उसको भी अलग से लिख दिया जाए। वी शैल प्रूव दैट, पहली चीज हमको प्रूफ करनी है कि भैया G1 क्रॉस सिंगल्टन E2 जो है इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G1 क्रॉस G2 एंड G1 is isomorphic to G1 क्रॉस सिंगल्टन E2। ये पहला पार्ट है। और दूसरा पार्ट क्या हमको इसी में प्रूफ करना है, दूसरा जो आपको करना होगा, करके देखना होगा आपको, बिल्कुल ऐसे ही है, सेम टू सेम यही है। E1 क्रॉस G2 इज नॉर्मल सब ग्रुप of G1 cross G2 and G2 is isomorphic to
सिंगलटन E1 क्रॉस G2। ये बिल्कुल एकदम देखिए सेम स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रहा है। तो एक पार्ट मैं आपको करके दिखाता हूँ, दूसरा पार्ट आप ट्राई करिएगा, क्योंकि सेम ही चीज़ है और आपका टाइम मुझे ख़राब करना अच्छा नहीं लगता है। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर ये नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करने की बात कही जा रही है आपसे। नॉर्मल सब ग्रुप बनने से पहले भैया यहाँ केवल सबसेट बोला है, तो इसको सब ग्रुप बनना पड़ेगा। तो सब ग्रुप बनने के लिए प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, आप क्या जानते हो सब ग्रुप बनने के लिए, कि अगर H कोई सबसेट है किसी ग्रुप G का और यहाँ से आप दो एलिमेंट्स लिए इस सबसेट से, तो अगर AB इनवर्स भी इसी सबसेट में चला आए तो आप सिंपली कह देते हो कि H जो है इसका सब ग्रुप है। फिर जब ये सब ग्रुप बन जाएगा तो फिर इसी को अगर आप नॉर्मल बनाना चाहते हो तो एक एलिमेंट यहाँ से लेते हो और एक एलिमेंट इस ये H से लेते हो, सब ग्रुप बन गया है। अब इसको नॉर्मल बनाने की तैयारी हो रही है, यानी दो स्टेप में हमको काम करना है। पहला सब ग्रुप बनाना है और दूसरा नॉर्मल सब ग्रुप बनाने के लिए ग्रुप से एक एलिमेंट लिए और इसके इस सब ग्रुप के एलिमेंट के साथ अगर ऐसा कॉम्बिनेशन बनाए और ये कॉम्बिनेशन भी इस H में चला आए, तब हम कह देंगे कि H केवल सब ग्रुप नहीं नॉर्मल सब ग्रुप है। तो ये दो काम हमको करना है ये G1 क्रॉस सिंगलटन E2 के लिए। तो आइए देखते हैं कैसे हो सकता है ये चीज। तो पहले हमको दो एलिमेंट चाहिए यहाँ से। अब सोचिए कि G1 क्रॉस सिंगलटन E2 का एलिमेंट कैसा होगा। G1 से तो आप G1 G2 G3 G4 एंड सो ऑन ढेर सारा जितना एलिमेंट चाहें ले सकते हैं। G1 H1 ऐसे 1 वाला नोटेशन हम रखेंगे, G1 H1 K1 जो भी चाहिए वो ले सकते हैं। लेकिन यहाँ तो आपके पास केवल एक सिंगल एलिमेंट है, तो इसका मतलब है कि G1 क्रॉस सिंगलटन E2 के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो कैसे ऑर्डर्ड पेयर होंगे। यहाँ पहला एलिमेंट तो ग्रुप G1 का रहेगा G1 और दूसरा केवल E2 रहेगा, ये फिक्स हो गया एक तरीके से। फिर यहाँ H1 यहाँ E2 यहाँ K1 यहाँ E2, मतलब ये पहला तो ग्रुप का G1 का एलिमेंट है लेकिन दूसरा वाला फिक्स हो गया। इसी तरह के एलिमेंट्स इसके अंदर होंगे। तो यहाँ से दो एलिमेंट लिए जाए, लेट दो एलिमेंट हम लोग ले रहे हैं। चलिए G1 E2 एंड दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं H1 E2 बिलोंग्स टू दिस G1 क्रॉस सिंगलटन E2। अब हमको ये काम करना है, दो एलिमेंट ले लिए हैं, फर्स्ट एलिमेंट इनटू सेकंड एलिमेंट का इनवर्स चेक करना है कि इसी में आ रहा है कि नहीं। तो आइए पहले इसको सॉल्व तो किया जाए। तो G1 E2 H1 E2 का इनवर्स ले लिया। इनवर्स एग्जिस्ट करता है, कल हम लोगों ने इस वीडियो में देखा था एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट के लिए। तो ये तो रहा G1 E2, इसको इनवर्स किए तो क्या मिला हमको, H1 इनवर्स E2 इनवर्स मिल गया। और ये बाइनरी ऑपरेशन का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कैसे होता है, पहला एलिमेंट इनटू पहला एलिमेंट मींस G1 इंटू H1 का इनवर्स और दूसरा एलिमेंट इंटू दूसरा एलिमेंट E2 इंटू E2 का इनवर्स। अब ये आइडेंटिटी है, इसको इनवर्स करिए, जितनी बार भी मल्टीप्लाई करिए उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, आपको आइडेंटिटी ही मिलेगी। सॉरी। अब ये इसको सॉल्व करने पे ये चीज आई, ये क्या इसमें पहुंच पा रहा है कि नहीं इसको चेक करना है हमको। इसको यहां पहुंचने के लिए हमको ये पता है कि दिस शुड बी इन G1 और ये E2 तो है ही ऑलरेडी। तो इसके बारे में बात करते हैं। देखिए जरा, G1 जो है वो G1 का है, बिल्कुल है। H1 भी जो था वो G1 का ही था, तो ये इंप्लाई करेगा कि G1 तो G1 का है, H1 इनवर्स भी G1 का होगा क्योंकि G1 एक ग्रुप है, ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है G1 ग्रुप है। तो G1 H1 इनवर्स भी G1 में होगा, मतलब इसका कॉम्बिनेशन भी इस G1 में होगा। तो अगर ये G1 में हुआ और इसके साथ E2 का ऑर्डर्ड पेयर बनाया गया है, यहाँ पहला एलिमेंट हमेशा G1 का है, तो अगर यहाँ G1 का एलिमेंट है और ऑर्डर्ड पेयर में इसके साथ E2 है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर कहाँ चला जाएगा, ये ऑर्डर्ड पेयर चला जाएगा बिलोंग्स टू
G1 क्रॉस सिंगलटन E2 यहाँ चला गया। मतलब अगर ये चला गया तो ये कहाँ गया, इसी के तो इक्वल है ये। तो G1 कॉमा E2 H1 कॉमा E2 का इन्वर्स ये बिलोंग कर गया G1 क्रॉस सिंगलटन E2 में। तो सब ग्रुप बनने के लिए यही एक प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए थी हमारे पास। मैंने बोला था कि दो एलिमेंट आप लीजिए H से, और अगर ए बी इन्वर्स भी H में आ जाए तो H सब ग्रुप बन जाएगा। तो यहाँ तो आ गया इन्वर्स, तो इसका मतलब है, सिंपल मतलब है इसका क्या, सिंपल मतलब है this implies G1 cross singleton E2 is subgroup of G1 cross G2। सबग्रुप बन गया। अब इसको नॉर्मल सबग्रुप बनाना है, तो नॉर्मल सबग्रुप के लिए आपको एक एलिमेंट यहां से लेना होगा और एक एलिमेंट यहां से लेना होगा। सो एक चीज आपने यहां पर दिखा दी है तो उसको एक राउंड दे दीजिए। तो लेट यहां से एलिमेंट कैसा होगा, यहां होगा G1, यहां होगा G2। तो यहां से लीजिए G1 G2 belongs to G1 क्रॉस G2, एंड यहां से एलिमेंट लेना होगा तो क्या मिलेगा आपको, G1 और E2 तो फिक्स ही है। ये दो ऑर्डर्ड पेयर आपने दो अलग अलग सेट्स से ले लिए। अब आपको क्या करना है, दिस G1 comma G2 is multiplied by this G1 comma E2 and multiplied by G1 comma G2 इनवर्स। अब अगर ये इसको सॉल्व करने पे जो भी आता है, या इसको कह लीजिए, अगर ये चीज भी आपको G1 क्रॉस E2 में मिल जा रही है तो हम कह देंगे कि ये नॉर्मल सब ग्रुप है भैया। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करने के लिए इसको तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर दीजिए। G1 का G1 से होगा तो G1 है आपके पास, और G2 का E2 से होगा तो G2 है आपके पास। G1 कर लीजिए इसको, G1 और G2 है, और इसका इन्वर्स करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, G1 का इन्वर्स कॉमा G2 का इन्वर्स। इसको मल्टीप्लाई करिए, अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, G1 और G1 इन्वर्स। अच्छा, यहाँ पे G1 दोनों ही एलिमेंट्स हमने ले लिए हैं एक ही जैसा, तो थोड़ा सा यहाँ पर हमको डिफरेंशिएट करने में दिक्कत हो रही, तो यहाँ पे G1 ना करके इसको G कर दीजिए ताकि डिफरेंशिएट करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो G1 G होगा, तो G1 G आपके पास है, और G1 G इंटू G1 इनवर्स होगा, तो ये चीज़ है आपके पास। अब आपको अलग अलग दिखाई देगा सीधा सीधा एकदम। और ये G2 E2 है, तो G2 E2 था, तो भैया G2 को E2 से यानी आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको G2 ही आएगा मिलेगा, इसीलिए यहाँ पर G2 लिखा हुआ है। अब G2 का G2 इनवर्स से करिए, G2 का G2 इनवर्स से करिए। ध्यान दीजिएगा, बस खत्म होने वाला है ये G1 G1 इनवर्स कॉमा G2 का G2 इनवर्स से करिए। एलिमेंट का उसी के इनवर्स से करने पे हमको उस ग्रुप की आइडेंटिटी मिल जाती है, इनवर्स की प्रॉपर्टी है ये। अब इस पे हमको विचार करना है कि ये एलिमेंट है कहाँ का। तो जरा ध्यान दीजिए कि G1 कहाँ का एलिमेंट था, G1 एलिमेंट था G1 का, और G भी एलिमेंट है G1 का, G भी एलिमेंट है G1 का ही। तो अगर हम लोग देखें क्लोजर प्रॉपर्टी से, G1 हमारा एक ग्रुप है, क्लोजर प्रॉपर्टी से अगर हम लोग देखें तो G1 G1 का इन्वर्स वो भी G1 में आ जाएगा क्लोजर प्रॉपर्टी से। अब ये पहली एलिमेंट हमको मिल गया है G1 में और दूसरा E2 है। पहला एलिमेंट हमको मिल गया G1 में और दूसरा E2 है। इसका मतलब है कि ये जो एलिमेंट है, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, ये G1 क्रॉस E2 का है। तो इसका मतलब है कि ये G1 क्रॉस
E2 का है। तो अगर ये चीज G1 क्रॉस E2 में है तो इसी के इक्वल ये भी है। इसको हम लिख सकते हैं G1 कॉमा G2, G कॉमा E2, G1 कॉमा G2 का इनवर्स बिलोंग कर गया G1 क्रॉस सिंगलटन E2 में। अब अगर ऐसा हो गया भैया तो यही तो नॉर्मल सब ग्रुप की प्रॉपर्टी है, तो हम लोग सीधे सीधे कह देंगे G1 क्रॉस सिंगलटन E2 is not only the subgroup but is normal subgroup. It is normal subgroup of G1 क्रॉस G2। देखिए जरा, यहां पर बोला गया था G1 क्रॉस सिंगलटन E2 को नॉर्मल सब ग्रुप दिखाइए G1 क्रॉस G2 का, ये तो हमने दिखा दिया। अब हमको दिखाना है कि ये जो सबसेट यानी सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप आपने बनाया है, ये इस ग्रुप G1 के आइसोमॉर्फिक भी है। आइसोमॉर्फिक के लिए हमको एक मैपिंग को कंसीडर करना पड़ेगा। तो लेट अस कंसीडर अ मैपिंग। मैपिंग कैसी होगी भैया, आइए देखते हैं। मैपिंग हम लोग कंसीडर करेंगे। लेट अस कंसीडर अ मैपिंग फाई, और कहां से कहां के लिए होगा, G1 से G1 क्रॉस सिंगलटन E2 के लिए होगा। G1 से G1 क्रॉस सिंगलटन E2 के लिए होगा। अब अगर इन दोनों में आइसोमॉर्फिज्म हमको दिखाना है तो इस मैपिंग को याद करिए क्या क्या होना चाहिए। दिस मैपिंग शुड बी 1 1, दिस मैपिंग शुड बी onto, एंड दिस मैपिंग शुड फॉलो द होमोमॉर्फिक प्रॉपर्टी मींस लीनियरिटी प्रॉपर्टी। तो 1 by 1 हम चेक करेंगे कि क्या ये मैपिंग 1 1 है, onto है, क्या चीज है। तो भैया पहले मैपिंग डिफाइन तो कर दीजिए। तो मैपिंग डिफाइन करने के लिए यहां से आप एक एलिमेंट अगर लेते हैं G1, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ से लेंगे G1 कॉमा E2 पे, ऐसे हम लोग दिखाएंगे। फॉर ऑल G1 बिलोंग्स टू G1, ऐसा है। मैपिंग हमने डिफाइन कर ली है। अब सिंपली अगर ये तीन चीज़ों को फॉलो कर ले, 1 1 onto एंड लीनियरिटी प्रॉपर्टी को, तो हम कह देंगे कि भैया इन दोनों में आइसोमॉर्फिज्म है। तो आइए चेक करते हैं। फाई इज 1 1। 1 1 के लिए सिंपल है, दो इक्वल ऑब्जेक्ट्स के लिए दो इक्वल इमेजेस आपको मिलने चाहिए। तो अगर हम यहां से दो इक्वल ऑब्जेक्ट्स ले लें, G1 इज इक्वल टू H1, दो इक्वल ऑब्जेक्ट्स आपने ले लिए, तो अगर इसको E2 यहां तो फिक्स है, अगर इसको E2 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना है तो वो भी इक्वल होगा, क्योंकि ये पहला एलिमेंट इक्वल है तो ये भी इक्वल होगा इसका मतलब। और ये जो ऑर्डर्ड पेयर है यही इस इमेज के इक्वल है। तो यहाँ G1 है तो फाई ऑफ G1 हो गया ये, और यहाँ H1 है तो ये फाई ऑफ H1 हो गया। तो ये इंप्लाई किया कि फाई कैसा है, फाई इज 1 1। अब फाई को onto चेक करना है, फाई onto है कि नहीं है, फाई इज onto। दूसरी चीज onto के लिए क्या करना होगा कि भैया यहां से एक इमेज उठाइए। अगर इस इमेज के लिए आपको एक प्री इमेज G1 में मिल जाएगा तो फाई onto हो जाएगा। तो लेट G कॉमा E2 जो है वो बिलोंग कर रहा है G1 क्रॉस सिंगलटन E2। G1 क्रॉस सिंगलटन E2 में ये बिलोंग कर रहा है। तो भैया अब क्या करें, इससे इंप्लाई ये होता है कि हमको ये पता है कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर बना है इसमें E2 इसका है और ये G जो है ये G1 का है। तो इससे हम इंप्लाई कर सकते हैं कि G बिलोंग्स टू G1। अगर आपने यहां से एक एलिमेंट लिया तो पहला एलिमेंट निश्चित रूप से G1 का होगा। तो हर एक इमेज के लिए आपको एक प्री इमेज यहां पर मिल ही रहा है, यानी ऑब्वियस है कि फाई onto है। और वैसे भी ना 1 1 onto चेक करना किसी भी मैपिंग के लिए बहुत कठिन काम नहीं होता। काम होता है जो सही में वो होता है ये कि फाई इज होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं है। होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी अगर ये होल्ड कर लिया तो सिंपली आप कह देंगे कि भैया आइसोमॉर्फिज्म यहाँ पर है। होमोमॉर्फिज्म के लिए आपको क्या करना होता है कि फाई को इंप्लाई करना होता है यहाँ के दो एलिमेंट्स के प्रोडक्ट पे।
तो सपोज करिए GH पे आपने ये इम्प्लाई किया। अब आपको अल्टीमेटली इसको सॉल्व करने के बाद 5G इंटू 5H मिलना चाहिए। तो आइए देखते हैं मिलता कि नहीं है। इस मैपिंग के डेफिनेशन से देखा जाए तो जिस एलिमेंट पे यहाँ इस 5 को लगाएंगे वो एलिमेंट यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर के रूप में रहेगा। तो यहाँ GH है तो ऑर्डर्ड पेयर में GH, E2 रहेगा। और ये बाइनरी ऑपरेशन हम लोगों ने जो पढ़ा है उसके हिसाब से अगर इसको अलग करना चाहे तो ये G, E2 हो जाएगा और H, E2 हो जाएगा। इसको वापस से मल्टीप्लाई करेंगे तो G का S से होगा GH आ जाएगा और E2 का E2 से होगा E2 आ जाएगा, वापस से आ जाएगा। और इसको इस मैपिंग के डेफिनेशन से देखें तो अगर पहला एलिमेंट G और दूसरा E2 है तो इसको 5G लिखेंगे। ये 5G हो गया और ये 5H हो गया। देखिए बहुत आसानी से 5GH को आपने 5G इंटू 5H में दिखा दिया। 1 भी हो गया, on2 भी हो गया और ये होमोमॉर्फिज्म भी हो गया। तो इसका सिंपल मतलब है कि दिस ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू दिस ग्रुप, मीन्स G1 इज आइसोमॉर्फिक टू G1 क्रॉस सिंगलटन E2। आपने नॉर्मल सब ग्रुप पहले ही दिखा लिया था, ये भी दिखा दिया। इस तरीके से आपने इस थ्योरम का पहला पार्ट बहुत आसानी के साथ प्रूफ कर दिया। दूसरा पार्ट आपको जरूर ट्राई करना है और कमेंट में लिख करके बताना है कि आपसे हुआ नहीं हुआ। आप चाहे तो व्हाट्सएप ग्रुप का मैं आपको चैट लिंक भी दे दूंगा, उस पर आप करने के बाद फ़ोटो खींच करके भेजिएगा। तो अगर वो सही होगा तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा और नहीं सही होगा तो मैं उसे सही करके आपको भेज दूंगा। तो इतना काम आपको करना है। तो चलते हैं इसका सेकंड थ्योरम की तरफ। एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट पे केवल हमारे पास 2 थ्योरम है, एक थ्योरम हो चुका है। चलते हैं सेकंड थ्योरम की तरफ। तो यहाँ पर इस दूसरे थ्योरम में आपसे क्या कहा जा रहा है, स्टेटमेंट देके गड़बड़ाइएगा मत, बहुत बड़ा स्टेटमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके प्रूफ्स बहुत छोटे छोटे और बहुत सिंपल हैं। तो आइए दिखाते हैं आपको क्या कह रहा है थ्योरम। इफ G1 एंड G2 आर ग्रुप्स, और वैसे भी एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट के लिए आपको 2 ग्रुप चाहिए तो 2 ग्रुप हर थ्योरम में आपको देखने को मिलेगा। ये जो 2 अलग अलग सब ग्रुप्स आपने देखे थे, नॉर्मल सब ग्रुप्स देखे थे, कह रहा है कि इनका इंटरसेक्शन कराने पे केवल एक एलिमेंट मिलेगा और वो होगा G1 क्रॉस G2 की आइडेंटिटी, यानी सिंगलटन सेट बनेगा इनका इंटरसेक्शन कराने पे। मतलब एक कॉमन एलिमेंट मिलेगा इन दोनों लोगों में, वो ये है। इसको देखेंगे। और दूसरा बोला जा रहा है कि इस सेट से इस सेट का एलिमेंट और इस सेट का एलिमेंट आपस में कम्यूट करेंगे। कम्यूट करने का मतलब कि कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करेंगे। हर एक एलिमेंट यहां से लीजिए और उनको देखेंगे आप तो आपस में कम्यूट करेंगे। तीसरा बोला जा रहा है कि G1 क्रॉस G2 का हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ G1 क्रॉस G2 कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट्स ऑफ एन एलिमेंट ऑफ G1 क्रॉस सिंगलटन E2 बाई एन एलिमेंट इन सिंगलटन E1 क्रॉस G2। मतलब G1 क्रॉस G2 का हर एक एलिमेंट जो है वो यूनिकली, मतलब एक ही तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है। यहाँ का एक एलिमेंट लीजिए और यहाँ का एक एलिमेंट लीजिए और उनका क्या कर दीजिए, प्रोडक्ट कर दीजिए। ये साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट होना है और एक एलिमेंट होना चाहिए यहाँ से और एक एलिमेंट होना चाहिए यहाँ से। तो ये यूनिकली एक्सप्रेस होगा एक एलिमेंट यहाँ से लेने पर। और चौथा और लास्ट है कि G1 क्रॉस G2 हो या G2 क्रॉस G1 हो, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक होते हैं। तो ये 4 चीजें हमको एक्सप्लेन करनी है, प्रूफ करनी है। तो आइए प्रूफ करते हैं। फर्स्ट, अब हमको कैसे पता चलेगा कि इनके इंटरसेक्शन में यही मिलेगा कि कोई और मिलेगा? तो हमको नहीं पता तो हम कह देंगे भैया दूसरा एलिमेंट हमारे पास है। हम कहेंगे लेट G, H belongs to G1 क्रॉस सिंगलटन E2 इंटरसेक्शन सिंगलटन E1 क्रॉस G2। ऐसा बोल दिया हमने कि ये जो एक ऑर्डर्ड पेयर है ये इस इंटरसेक्शन में है। तो इंटरसेक्शन का क्या रूल होता है कि अगर x किसी A इंटरसेक्शन B में है तो इसका सिंपल मतलब होता है कि ये कॉमन एलिमेंट है। मतलब ये x A में भी है और यही x B में भी है, दोनों में होगा ये। तो ठीक, अगर इसको यहाँ पर अप्लाई करें तो इसका मतलब होगा कि G, H
ये G1 क्रॉस सिंगल्टन E2 में भी है एंड G कॉमा H जो है ये सिंगल्टन E1 क्रॉस G2 में भी है, ये दोनों ही में है। तो इससे क्या मिलेगा हमको? इससे एक सिंपल चीज़ मिलेगी भैया, हम जानते हैं कि G1 क्रॉस सिंगल्टन E2 में दूसरा ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट हमेशा ये E2 होगा। तो इससे हमको मिला कि ये H जो है ये और कोई नहीं है, ये H E2 है एंड, और यहाँ पर हम जानते हैं कि अगर इस तरह का ग्रुप है हमारे पास तो पहला एलिमेंट हमेशा फिक्स है और वो है E1 के बराबर। तो यहाँ पर पहला एलिमेंट कौन है? G, और वो किसके बराबर मिल गया हमको? E1 के बराबर। तो GH जो आपने लिया था, G की जगह आप लिख सकते हैं E1 कॉमा H की जगह लिख सकते हैं E2। GH जो आपने लिया था वो एक्चुअली में E1 E2 चला है, E1 E2 है जो G1 क्रॉस E2 इंटरसेक्शन E1 क्रॉस G2 में है। मतलब आर्बिट्रेरली आपने एक एलिमेंट लिया और आप देख रहे हैं कि वो बन गया E1 E2। तो यहाँ से आप कोई भी एलिमेंट लेते जाइए वो अल्टीमेटली E1 E2 ही बनता जाएगा। इसका मतलब है कि इस इंटरसेक्शन में केवल एक एलिमेंट है और वो कौन है? आइडेंटिटी है। तो ये चीज़ पहली चीज़ प्रूफ करती है हमको कि G1 क्रॉस E2 इंटरसेक्शन E1 क्रॉस G2 has only one element which is E1 E2। पहली चीज यहां पर हमारे पास प्रूफ हो गई। अब दूसरा हमको क्या प्रूफ करना है, देखते हैं उसको। दूसरी चीज हमको प्रूफ करनी है भैया कि एवरी एलिमेंट ऑफ G1 क्रॉस E2 कम्यूट्स विथ एवरी एलिमेंट ऑफ E1 क्रॉस G2। तो दोनों से एक एक एलिमेंट ले करके उनको प्रोडक्ट करा ही लेते हैं। कम्यूट करने का मतलब क्या है कि A का गुणा B से करें तो हमको B का गुणा A से करने पर भी सेम रिजल्ट मिल जाए। ये चीज़ अगर होती है तो हम लोग कह रहे हैं कि कम्यूट होगा। तो ये दो एलिमेंट्स हमको चाहिए ना, तो यहाँ से एक एलिमेंट ले लेते हैं और एक एलिमेंट यहाँ से ले लेते हैं। तो यहाँ का एलिमेंट कैसा होगा? यहाँ का एलिमेंट होगा, लेट पहले G1 है तो G का एलिमेंट होगा G कॉमा E2 मिलेगा आपको। G1 कॉमा E2 बोलिए ताकि अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सके। बिलोंग्स टू G1 क्रॉस सिंगल्टन E2 एंड यहाँ से एक एलिमेंट ले लीजिए, यहाँ से कैसा मिलेगा? E1 फिक्स रहेगा और G2 से आप G2 को लीजिए। जानबूझ के नोटेशन ऐसा रखिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सिंगल्टन E1 क्रॉस G2 है। अब इन दोनों एलिमेंट्स का प्रोडक्ट कराइए, ये प्रोडक्ट कराइए और उल्टा भी वही मिल जाए आपको, तब मान लेंगे कि हो गया। तो G1 कॉमा E2 को मल्टीप्लाई करना है E1 कॉमा G2 से। बहुत आसान है, पहले को पहले से मल्टीप्लाई कराइए, ये होगा G1 E1 और दूसरे को दूसरे से कराइए, ये होगा E2 G2। वैसे तो अगर इसको मल्टीप्लाई करा के आंसर आप जानना चाहें तो आइडेंटिटी से आप मल्टीप्लाई करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। G1 का E1 से करेंगे तब भी G1 मिलेगा और E2 का G2 से मिलेंगे तब भी G2 ही मिलेगा। तो ये तो हुआ। अब आइडेंटिटी के बारे में जो कहा जाता है कि आप एक आइडेंटिटी को राइट से कराइए चाहे आइडेंटिटी को लेफ्ट से कराइए, दोनों ही केस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये होता है आइडेंटिटी। तो यहाँ पर देखिए राइट से है तो इसको हम लेफ्ट से भी लिख सकते हैं E1 G1, और यहाँ लेफ्ट से है तो इसको हम लोग राइट से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग बाइनरी ऑपरेशन के थ्रू अगर हटाना चाहे तो पहला और पहला एक ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा E1 G2 और दूसरा दूसरा ऑर्डर पेयर बनाएगा G1 E2। देखिए ज़रा, पहला एलिमेंट बाद में चला गया और दूसरा एलिमेंट पहले चला है, यानी AB इज इक्वल टू BA वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर होल्ड हो गई। मतलब यहाँ से आप कोई भी एलिमेंट लीजिए और यहाँ से कोई भी एलिमेंट लेकर के प्रोडक्ट कराइए तो वो आपस में क्या कर रहे हैं? कम्यूट कर रहे हैं। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर इस स्टेटमेंट को लिख देंगे। क्या लिखेंगे? लिखेंगे hence every
एलिमेंट इन G1 क्रॉस E2 commutes with every element in E1 क्रॉस G2। तो ये दूसरी चीज भी प्रूफ हो गई। अब थर्ड चीज की तरफ चलते हैं। थर्ड चीज क्या हमको प्रूफ करनी है भैया? थर्ड चीज थोड़ी सी गड़बड़ है कि एवरी एलिमेंट ऑफ G1 क्रॉस G2 कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ एन एलिमेंट इन दिस बाय एन एलिमेंट इन दिस। तो पहले यहाँ से एक एलिमेंट ले लेते हैं और उसको दिखा देते हैं कि भैया यहाँ के दो प्रोडक्ट के इक्वल है वो। तो दो एलिमेंट हमको जो चाहिए वो क्या लेंगे, आइए। लेट G1 कॉमा G2 जो है हमने G1 क्रॉस G2 से लिया है। तो वैसे अगर इसी से हम देखना चाहें, इसी से अगर देखना चाहें तो G1 G2 देखिए हमको कैसे मिल रहा है, ये दो एलिमेंट्स के प्रोडक्ट से मिल रहा है। मतलब सिंपली हम लोग यहाँ लिख सकते हैं G1 कॉमा G2 जो है वो इक्वल है G1 कॉमा E2 इंटू E1 कॉमा G2 के। मल्टीप्लाई कर लीजिए, वैसे भी G1 का E1 से करेंगे तो G1 आ जाएगा और E2 का G2 से करेंगे तो G2 आ जाएगा। तो ये एक चीज़ तो यहाँ पर हो रही है कि यहाँ पे आप कोई भी एलिमेंट G1 क्रॉस G2 से लेंगे तो वो एक एलिमेंट यहाँ से लेगा और यहाँ से लेगा, इनको मल्टीप्लाई करके तो आपको यहाँ पर दे देगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ करके आपको इस थ्योरम को लंबा किया गया कि ये यूनिक है। मतलब अगर ये इसके इक्वल हो गया तो अब इसके बाद इन दोनों में कोई दूसरा एलिमेंट नहीं होगा जो प्रोडक्ट करा के इसको दे दे। मतलब एक केवल एक ही एक के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, किसी दूसरे एलिमेंट के इक्वल नहीं होगा। तो अब ये यूनिकनेस को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, हम कह देंगे कि भैया ऐसा नहीं है, हमारे पास दो ठो और ऐसे एलिमेंट है जिनका प्रोडक्ट करने पे ये आ रहा है। तब देखते हैं क्या होता है, आइए देखते हैं। लेट अस कंसीडर कि भैया G1 G2 जो है वो केवल इन दोनों से नहीं आ रहा है, हम दूसरा भी एक ठो एलिमेंट लिए हैं H1 E2 और E1 H2, ये दो ठो भी लिए, इनका भी प्रोडक्ट करने पे यही आ रहा है। तो आइए जरा प्रोडक्ट करके आपको दिखाते हैं कि जो दो लोग नए लोग को लिए हैं वो कौन है असल में। इनका मल्टीप्लाई करिए H1 का E1 से तो H1 ही आ जाएगा और E2 का S2 से तो S2 ही आ जाएगा। और दो ऑर्डर्ड पेयर जब इक्वल होते हैं तो पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के इक्वल हो जाता है, यानी G1 जो है वो H1 के इक्वल हो जाता है और G2 जो है वो S2 के इक्वल हो जाता है। मतलब जो आपने नया माना यहाँ पे कि H1 S2 हम अलग मान ले रहे हैं, वहाँ भी H1 की जगह देखिए G1 पहुँच गया और S2 की जगह देखिए G2 पहुँच गया। मतलब अलग हो ही नहीं सकता, ये यूनिकली एक्सप्रेस्ड है। तो इसको क्या लिख देंगे भैया, इसको भी वही लिख देंगे, कैसे कि हेंस, ये स्टेटमेंट को ही हेंस लगा करके लिखा जाता है। एवरी एलिमेंट ऑफ G1 क्रॉस G2 कैन बी यूनिकली expressed as the products of an element in G1 cross singleton E2 by an element in singleton E1 cross G2। तो तीन चीज़ें हमने प्रूफ कर ली भैया। पहला क्या कि ये जो दोनों नॉर्मल सब ग्रुप्स थे उनके इंटरसेक्शन में केवल और केवल आइडेंटिटी है। दूसरा हमने क्या प्रूफ किया कि ये दोनों सब ग्रुप्स के हर एक एलिमेंट आपस में कम्यूट करते हैं। तीसरा क्या, तो ये एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट G1 क्रॉस G2 का कोई भी एलिमेंट आप उठाइए, इन दोनों सबसेट्स के किसी न किसी एलिमेंट के प्रोडक्ट के रूप में यूनिकली उनको दिखाया जा सकता है। अब चौथा हमको इसका प्रूफ करना है कि G1 क्रॉस G2 और G2 क्रॉस G1 आइसोमॉर्फिक होते हैं। तो इसके लिए आपके पास इन दोनों के बीच एक मैप कंसीडर करना पड़ेगा
उस मैप को क्या दिखाना होगा, 1 1 on to होमोमॉर्फिज्म। बस ये 3 चीजें दिखाए और आपने कह दिया कि भैया ये आइसोमॉर्फिज्म है और ये दोनों ग्रुप्स एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक हैं। तो लेट अस कंसीडर अ मैपिंग कंसीडर करना होगा हमको। तो आइए मैपिंग कंसीडर करते हैं। कंसीडर अ मैपिंग, कंसीडर अ मैपिंग। मैपिंग कहाँ से कहाँ होगा, यहाँ से यहाँ होगा। तो फाई फ्रॉम G1 क्रॉस G2 टू G2 क्रॉस G1 सच दैट, अब इसको डिफाइन भी कर दीजिए। तो भैया फाई लगाएंगे यहाँ के एलिमेंट पे, तो यहाँ का एलिमेंट कैसा होगा, G1 G2 टाइप का होगा। तो G1 G2 ऑर्डर पेयर पे आपने फाई लगाया, तो यहाँ का कैसा एलिमेंट मिलेगा, जस्ट उल्टा है, यानी G2 G1 मिलेगा। ऑर्डर्ड पेयर का उल्टा हो गया, इनवर्स टाइप का हो गया। तो मैपिंग आपने डिफाइन कर दिया। देखिए 1 1 on to, मैंने अभी इसके पहले भी आपको बताया था कि ये 1 1 on to दिखाना आपको बहुत कठिन काम नहीं है। तो 1 1 on to आप ऑब्वियस करके दिखा दीजिए, बोल दीजिए कि ऑब्वियसली फाई इज 1 1 एंड on to। चाहे तो आप चेक भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। कैसे चेक कर सकते हैं, यहां से 2 एलिमेंट्स इक्वल लीजिए, मींस G1 G2 इज इक्वल टू H1 H2, ऐसे दिखा दिया। अब 2 इक्वल ऑर्डर्ड पेयर है, इस पे फाई लगाएंगे। इसका इन्वर्स भी अगर करेंगे तो G2 G1 और ये H2 H1 हो जाएगा, इक्वल ही होगा। और ये दोनों इमेजेस हैं फाई ऑफ G1 G2 के और इक्वल है फाई ऑफ H1 H2 के। तो ये 1 1 on to इसी तरीके से आप दिखा सकते हो। तो 1 1 on to दिखाना इशू नहीं होता है। मैंने आपको बताया था कि होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी को चेक करना ही इशू होता है। तो होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी कैसे करना है हमको, नाउ यहां से 2 एलिमेंट्स लिए जाए और उनका प्रोडक्ट कराया जाए, फाई ऑन G1 G2 एंड H1 H2, ये हमने किया। अब हमको मिल जाए फाई ऑफ G1 G2 इंटू फाई ऑफ H1 H2 अगर मिल जाए तो कह देंगे कि भैया हाँ ठीक है। तो इसको अप्लाई करने से पहले, फाई को अप्लाई करने से पहले इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये हो जाएगा फाई ऑफ G1 H1 कॉमा G2 H2, पहले का पहले से और दूसरे का दूसरे से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, G2 H2। फाई लगेगा, फाई किसी भी ऑर्डर्ड पेयर पे लग रहा है तो ये जस्ट इसको उल्टा कर दे रहा है। तो फाई इस पे लगा तो इसको जस्ट उल्टा करेगा। तो ये हो जाएगा G2 H2 कॉमा G1 H1। अब इसको अगर हम अलग अलग करना चाहें तो पहला एलिमेंट और पहला एलिमेंट पहला ऑर्डर पेयर बनाएगा G2 कॉमा G1, और दूसरा एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट दूसरा ऑर्डर पेयर बनाएगा S2 कॉमा H1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस यही आ जाएगा, पहला पहला ये, दूसरा दूसरा ये। अब अगर इसको देखें G2 G1 को, तो ये कौन है, फाई ऑफ G1 G2 है, फाई ऑफ G1 कॉमा G2 है। और इसको देखें तो ये फाई ऑफ H1 कॉमा H2 है। देखिए फाई लगाया था इन दोनों के प्रोडक्ट पे और दोनों फाई हमको अलग अलग मिल गए। इसका मतलब फाई जो है लिनियरिटी प्रॉपर्टी को बहुत ही आसानी से दिखा रहा है। तो ये फाई 1 1 on to भी है और ये फाई लिनियरिटी की प्रॉपर्टी को भी दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि फाई जो है, यहाँ पर जो मैपिंग आपने कंसीडर करी है, ये मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म है। फाई इज आइसोमॉर्फिज्म, और अगर ये आइसोमॉर्फिज्म है तो ये दोनों ग्रुप्स आपस में आइसोमॉर्फिक होंगे। मींस G1 क्रॉस G2 इज आइसोमॉर्फिक टू G2 क्रॉस G1, और ये था लास्ट वाला। तो इस तरीके से आपने ये बड़ा थ्योरम लेकिन इनके छोटे छोटे प्रूफ्स के जरिए इनको देखा। तो ये था आज का वीडियो, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट के 2 थ्योरम्स पे बेस्ड था आज का वीडियो, और इसी के साथ एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट के डेफिनेशन और उसके थ्योरम्स पे बात करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दबा करके इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ इसे दबा करके शेयर भी कर दीजिए।
और अभी हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा यार, बहुत मेहनत से ये वीडियोस बनती हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।